बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो न किसी सियासी परिवार से है और ना ही किसी पारंपरिक राजनीति का हिस्सा। बिहार एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर 5 साल बाद वही चेहरे, वही वादे, वही जुमले दोबारा सुनने को मिल रहे हैं। बिहार में 2025 चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, मंच सज रहे हैं, पोस्टर लग चुके हैं और पार्टियां एक बार फिर घर घर वोट मांगने निकल चुकी हैं। जब स्वराज की सरकार बनी 1 साल में पलायन बनो, ये व्यवस्था कैसे होगा? सबको वोट नीतीश को हटाना है भाई। जनता का राज चाहिए, जन स्वराज चाहिए। हमें इस बार को रखना है कि हटाना है? फिलहाल नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए। मोदी कहेंगे तो वोट दीजिएगा। जो मोदी को वोट दिया है, आप बताइए बिहार से पलायन कब रुकेगा? बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी? आज तक मोदी जी ने ये नहीं कहा। और बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगा है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में चलना चाहिए, चलेगा। लेकिन इस बार एक नया नैरेटिव भी उभर रहा है और उसके केंद्र में खड़े हैं प्रशांत किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रशांत किशोर किन इश्यूज को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और इन इश्यूज पर उनके क्या विचार हैं। शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। बिहार में स्कूल तो हैं, लेकिन पढ़ाई का हाल अब भी बदहाल है। ASER 2023 के मुताबिक क्लास 5 के सिर्फ 42% बच्चे ही क्लास 2 का लेसन पढ़ पाते हैं और सिर्फ 54% बच्चे 2 डिजिट का एडिशन कर पाते हैं। यानी स्कूल जाना और कुछ सीख पाना अभी भी 2 अलग बातें हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है टीचर्स की कमी। स्टेट में करीब 2 लाख टीचर्स कम हैं और कई स्कूल्स आज भी सिर्फ 1 या 2 टीचर्स पर चल रहे हैं। टीचर्स की कमी के कारण बच्चों की एजुकेशनल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बन पाती। इसी के साथ ही स्कूल की कंडीशन भी सुधार डिमांड करती है। UDISE 2024-25 के अकॉर्डिंग 3000 से ज्यादा स्कूल में बिजली नहीं है, 1000 में पानी नहीं है और 70,000 से ज्यादा में कंप्यूटर, लाइब्रेरी या प्लेग्राउंड तक नहीं है। कोट अनकोट प्रशांत किशोर बिहार की शिक्षा सुधार पर क्या कहते हैं? कम से कम 10 बरस लगेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में। हम लोग का मॉडल क्या है? Rather than taking school to the children, we are saying कि we will take the children to the good school। मतलब ये कि हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय अगर बिहार में हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और लोगों को, बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैपिंग ये बता रहा है कि कोई गांव का बच्चा ऐसा नहीं जो 20 मिनट में स्कूल तक न पहुंच जाए। हर प्रखंड में 5 आपको अच्छे विद्यालय कम से कम बनाने और 5 विद्यालय भी बनाने में 1 साल में 2 साल में होगा नहीं, क्योंकि बिहार सरकार के पास जो पैसा है, अगर आपको 5 अच्छे विद्यालय बनाने हैं तो करीब हर साल 20,000 करोड़, मतलब 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया लगेगा। तब आप नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में कम से कम 4 से 5 बना पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। बिहार में पलायन का मसला लंबे समय से चर्चा में रहा है। 2011 की गणना के मुताबिक लगभग 75 लाख लोग राज्य से बाहर चले गए हैं। आज ये संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और ज्यादातर युवा रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। लगभग 55% पुरुष बेरोजगारी का मुख्य कारण बताते हैं और युवा बेरोजगारी 10% से ज्यादा पहुंच चुकी है। बिहार में उद्योग कम है और रोजगार के मौके भी सीमित हैं। इसी वजह से लोग खेती या मजदूरी पर ज्यादा निर्भर करते हैं। PLFS 2022-23 के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी दर 3.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2% के लगभग बराबर मानी जाती है। महिलाओं की स्थिति और भी कठिन है क्योंकि उनका श्रमांश दर सिर्फ 15% तक सीमित है। साथ ही सिर्फ 1.5% लोगों के पास सरकारी नौकरी है और अनेक परिवारों की आय से 6,000 रुपए महीने से भी कम है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य में अभी भी कमजोर हैं।
इसी वजह से लोग इन जरूरतों के लिए भी बाहर पलायन करते हैं। इसीलिए पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में बिहार के युवा और मजदूर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। पलायन और बेरोजगारी का ये सिलसिला अभी भी जारी है और आज भी ये राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। कोट अनकोट प्रशांत किशोर बिहार के पलायन मुद्दे पर क्या कहते हैं? बिहार में पलायन रोकने का जो 2 स्टेप प्लान हम लोग दे रहे हैं, वो पहला कि यहाँ से पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अब पूंजी का पलायन क्या है ये आप समझ लीजिए। बिहार में जो लोग यहाँ पर पैसा बैंकों में जमा करते हैं वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हर साल होता है। उसमें बैड सीडी रेशियो की वजह से या लो सीडी रेशियो की वजह से करीब करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर बैंक भेज रहे हैं। तो जन स्वराज का पहला स्टेप ये है कि इस बैंकों के जरिए होने वाले पूंजी के पलायन को अगर रोक दिया जाए तो बिहार में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हर साल निवेश होने लगेगा, जो कि बाहर के उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, बिहार के लोगों का पैसा होगा। जब लोगों के हाथ में पूंजी आएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उससे रोजगार बढ़ेगा। बड़ी संख्या में लोग वापस बाहर नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर तीखे हमले करते रहे हैं और उन्होंने बार बार उनकी सेहत और क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नीतीश शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से अब मुख्यमंत्री बनने रहने के लिए फिट नहीं है। इसीलिए पीके ने स्पष्ट कहा अब नीतीश को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में उनकी गैर हाजिरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उनका दिमाग अब सही तरह काम नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए पीके ने कहा लालू के जंगल राज और नीतीश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगले चुनाव में जेडीयू सिर्फ 25 सीट तक सिमट कर रह जाएगी। पीके कहते हैं कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम हुआ है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सरकार बिल्कुल असफल रही है। इसी वजह से पीके वोटर से अपील करते हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। कोट अनकोट प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर क्या कहते हैं? देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधा है। उन्होंने कहा मोदी जी बिहार आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, 4 बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी, युवा पलायन और बाढ़ जैसे असली मुद्दों पर वो कभी बात ही नहीं करते। इसीलिए पीके का मानना है कि बिहार के लोग अब इस दिखावे में नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा मोदी के बार बार के दौरे राज्य का अब तक कोई फायदा नहीं ला पाए हैं, क्योंकि बिहार की चुनौतियां आज भी वहीं की वहीं बनी हुई हैं। बक्सर रैली में पीके ने कहा लोग मंदिर के नाम पर वोट देते हैं, जबकि असली पैसा और निवेश गुजरात में ही भेजा जा रहा है। पीके ने जोर दिया राजनीति के साथ साथ शिक्षा और रोजगार पर भी ध्यान देना जरूरी है, वरना बिहार के युवाओं का भविष्य हमेशा अंधेरे में ही अटका रहेगा। कोट अनकोट प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी पर क्या कहते हैं? आपको सहरसा में एगो पैसेंजर ट्रेन नहीं मिल रहा है,
गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेगा। मोदी जी वही हैं। मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री, मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री। दो बिहार में आदमी कहता है मोदी जी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अरे आप राम मंदिर बनाइए दिए, 5 किलो अनाज का व्यवस्था करिए दिए हैं, हम लोग मोदी मोदी जपिए रहे। मोदी वही हैं। कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किए, अरुणाचल प्रदेश गए तो वहां 12,000 करोड़ का योजना का घोषणा किए। अब बिहार में आए तो कुछ नहीं बोले। बिहार में बोले लालू के जंगल राज से बचना है, सब आदमी वोट देते हैं। मोदी जी भी ठान लिए हैं कि बिहार को क्या चाहिए। लालू का डर दिखाओ और गरीब को 4 किलो भात खिलाते रहो, और सब आदमी बोरा में भर के वोट देते रहो। गुजरात से 26 MP जीत के गया है मोदी जी का। हर चौथे दिन मोदी जी वहां जाते हैं। 40 में 39 सांसद हम लोग जिताए हैं। हम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बात। 9 बरस में मोदी जी ने काम क्या किया नहीं किया छोड़ दीजिए, बिहार का विकास हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर सीधा वार किया है। उनका कहना है कि जब बिहार के हजारों युवा डिग्री के बाद भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तब लालू यादव अपने 9वीं फेल बेटे को नेता बनाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने करारी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है जो 10वीं तक पास नहीं कर सका वो बिहार के विकास पर क्या बात करेंगे। किशोर ने यह भी कहा तेजस्वी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का फर्क तक नहीं पता, जबकि उनका परिवार 15 साल तक बिहार की सरकार में था। कांग्रेस को लेकर भी प्रशांत किशोर कहते हैं कांग्रेस अब सिर्फ आरजेडी का साइड किक बनकर रह गई है, और राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो खुद बताएं लालू यादव ने डॉक्टर अंबेडकर की फोटो पैरों के पास क्यों रखी। प्रशांत किशोर कोट अनकोट तेजस्वी यादव, लालू यादव और आरजेडी के बारे में क्या कहते हैं। भैया हम भी देखे हैं, पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है, फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं, अब ये भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। आज बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ पुरानी सोच पुराने वादे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नई दिशा, नई सोच और नए इरादे हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जो बिहार के युवाओं, किसानों और मजदूरों के सपनों को समझती है। उनका एजेंडा स्पष्ट है, शिक्षा को सुधारना, पलायन को रोकना और बेरोजगार युवाओं को एक बेहतर भविष्य देना। 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये बिहार के भविष्य का चुनाव है। अगर जनता जाति धर्म के चक्कर से ऊपर उठकर विकास और नीति के आधार पर वोट देगी तो हो सकता है कि इस बार नतीजा कुछ अलग हो। उम्मीद है इस बार बिहार सिर्फ वोट नहीं देगा, ये फैसला करेगा कि उसका आने वाला भविष्य किस दिशा में जाएगा। बदलाव संभव है, बस जरूरत है एक साझे सपने और एक मजबूत इरादे की।